अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रिसर्च मेथडोलॉजीज़ के इस मॉड्यूल के नए सेशन के साथ हाज़िर खिदमत हैं, जिसका आज का हमारा उन्वान है डिसीजन एनालिसिस या ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, या आम तौर पे इसको मल्टी ऑब्जेक्टिव डिसीजन एनालिसिस का नाम भी दिया जाता है। आज हम ऑब्जेक्टिव एनालिसिस या डिसीजन एनालिसिस के ऊपर तफसील से बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि पिछले सेशन के दौरान हमने प्रॉब्लम एनालिसिस के ऊपर बात की थी और डिटेल से हमने ये बात की थी कि प्रॉब्लम एनालिसिस होती क्या है, प्रॉब्लम को प्रॉब किस तरह किया जाता है और प्रॉब्लम ट्री को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है ताकि तफसील के साथ एक प्रॉब्लम को, उसके काजेज़ को और उसके इफ़ेक्ट्स को समझा जा सके। आज हम ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे और जिसको आम तौर के ऊपर मीन्स और एंड्स एनालिसिस भी कहा जा सकता है, कि जिस तरह हमने प्रॉब्लम एनालिसिस के अंदर देखा था कि किसी भी प्रॉब्लम की अंडरलाइंग काजेज़ क्या हैं और उसके पॉसिबल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो इसी तरह आज की इस डिस्कशन के दौरान हम ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होता क्या है, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस जब किया जाता है तो उस वक्त हम कौन से ऐसे मीन्स हैं जिनको एज ऑब्जेक्टिव हम देख रहे होते हैं और कौन से ऐसे एंड्स हैं या आउटकम्स हैं जो हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं जिनकी खातिर हम उन मीन्स को स्टडी कर लेते हैं। अगर उर्फ़ आम में बात की जाए तो जैसे हमने लास्ट सेशन के दौरान प्रॉब्लम एनालिसिस को देखा था, जो प्रॉब्लम एनालिसिस की काजेज़ होती हैं, अगर उन काजेज़ को हम पॉजिटिव सेंस में ले लें, अगर पॉजिटिव सेंस में उन काजेज़ को हम डिस्कस कर लें तो वो हमारे मीन्स हो जाते हैं। और जो उन काजेज़ के इफ़ेक्ट्स थे प्रॉब्लम ट्री के अंदर या प्रॉब्लम एनालिसिस के अंदर, अगर हम उनको पॉजिटिव सेंस में यूटिलाइज़ कर लें तो वो हमारे लिए मीन्स हो जाते हैं, या एंड्स, मीन्स के अलावा हमारे पास एंड्स हो जाते हैं, या वो हमारी एक्सपेक्टेड आउटकम्स हो जाती हैं। जिस तरह आपको एक दफ़ा फिर ये डिस्प्ले किया गया है स्क्रीन के ऊपर, कि जिसमें हमने लास्ट सेशन के प्रॉब्लम एनालिसिस के ऊपर जो बात की थी, आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। इसके अंदर हमने डिफरेंट काजेज़ की बात की थी, जिसमें लेस कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस की बात है, लेस रेस्पॉन्सेस गवर्नेंस सिस्टम की बात है, पुअर फिज़िकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है और ऑनसेट ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स की बात है। ये सारे कॉजेज़ थी जो कॉजेज़ कंट्रीब्यूट कर रही थी। तो उस वक्त क्या हो रहा था कि प्रीडोमिनेंट डैमेजेस काज्ड बाय नेचुरल डिज़ास्टर्स, कि जब ये सारी काजेज़ एकमुलेट हो रही थी तो उनकी एकमुलेशन की वजह से, उनके इंटीग्रेटेड इफ़ेक्ट की वजह से जो एक कोर प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही थी वो ये थी कि प्रीडोमिनेंट डैमेजेस काज्ड बाय नेचुरल डिज़ास्टर्स, कि जब प्रिपेयर्डनेस कम होगी, जब गवर्नेंस सिस्टम अच्छा नहीं होगा, जब फिज़िकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा और नेचुरल डिज़ास्टर्स का ऑनसेट्स हो रहा होगा, तो उस वक्त ज़्यादा डैमेजेस हो रहे होंगे नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से। ये हमारे पास एक कोर प्रॉब्लम थी कि नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से डैमेजेस ज़्यादा हो रहे हैं। ये हमने काजेज़ देखी थी, फिर काजेज़ के बाद हमने इफ़ेक्ट्स देखे थे, उसके मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हैं। और जो कोर एक बड़ा इफ़ेक्ट हमने जाके देखा था वो ये था कि मोर लाइवलीहुड डिस्ट्रक्शन एंड इंक्रीज्ड पावर्टी, यानी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से डैमेजेस हो रहे हैं और उसकी वजह से लाइवलीहुड सोर्सेज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और पावर्टी में इजाफा हो रहा है। अब ये था एक प्रॉब्लम एनालिसिस। अगर जैसा कि हमने बात की कि अगर हम इसको पॉजिटिव सेंस में देख लेते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम थी, जितनी भी काजेज़ थे या उनके इफ़ेक्ट्स थे, अगर उनको उनको पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखते हैं तो वो हमारे लिए मीन्स और एंड्स हो जाते हैं। जो काजेज़ होती हैं हम उनको एज अ मीन्स यूज़ कर सकते हैं और जो इफ़ेक्ट्स होते हैं हम उनको एज अ एंड्स यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम आपके लिए स्क्रीन के ऊपर ये डिस्प्ले कर रहे हैं कि एक सिंपल ऑब्जेक्टिव एनालिसिस क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिस प्रॉब्लम एनालिसिस के अंदर जितनी भी काजेज़ थी, कि एक काज थी वहाँ पे कि लेस प्रिपेयर्डनेस थी कम्युनिटी की, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इन्हांस्ड कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस की बात कर रहे हैं
कि प्रिपेयर्डनेस इंक्रीज़ होगी, मोर रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस सिस्टम होगा, इम्प्रूव्ड फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लेस एक्सपोजर टू मल्टीपल हैज़र्ड्स होगा। तो उसकी वजह से हमें हमारा जो कोर ऑब्जेक्टिव बनेगा कि जब हम अपनी इन सारे मीन्स को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास जो एक कोर ऑब्जेक्टिव बनेगा वो ये होगा कि हाई रेजिलियंस एंड लो वल्नरेबिलिटी टू नेचुरल डिज़ास्टर्स। कि पहले हम ये बात कर रहे थे कि प्रीडोमिनेंट डैमेजेस काज्ड बाय नेचुरल डिज़ास्टर्स। अब उन डैमेजेस को किस तरह कम किया जा रहा है कि कम्युनिटी की रेजिलियंस को इंक्रीज़ कर रहे हैं और कम्युनिटी की वल्नरेबिलिटीज़ को कम कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जो डैमेजेस होंगे वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। और अगर इसके ऊपर वाले पोर्शन को अगर हम देखें जहाँ पे एंड्स की बात हो रही है, एंड्स के अंदर हम देख रहे हैं कि डिक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी ऑफ लोकल पॉपुलेशंस, crops and assets, insurance and disaster prone areas, diversified livelihood options for local communities, increased annual income of the vulnerable communities। जब ये सारे हमारे पास एंड्स मिलेंगे तो उस वक्त हमारे पास जो एक कोर रिजल्ट या आउटकम हमारे पास निकलेगा वो क्या होगा कि मोर रिजिलियंट लाइवलीहुड्स एंड डिक्रीज्ड पॉवर्टी। अब किसी भी सिनेरियो के अंदर ये तो हम जो आपको डिस्प्ले कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, ये ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एक पर्टिकुलर सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है कि जिस तरह हमने एक एग्ज़ाम्पल ली थी प्रॉब्लम एनालिसिस की, उसी तरह हम ये एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे हैं ऑब्जेक्टिव एनालिसिस की। यानी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने ये ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन किए और इसमें एक ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। जैसा कि हमने शुरू में बात की कि इसको मल्टी ऑब्जेक्टिव डिसीजन एनालिसिस का नाम भी दिया जाता है। तो इसके साथ साथ जब हम प्रॉब्लम एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर लेते हैं या ऑब्जेक्टिव ट्री को डेवलप कर लेते हैं, तो उस वक्त हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं या कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि ह्यूमन कंट्रोल के में हो सकते हैं और कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो ह्यूमन कंट्रोल में नहीं हो सकते। इन चीज़ों को देखने के लिए अल्टरनेट एनालिसिस किया जाता है। अल्टरनेट एनालिसिस में ये देखा जाता है कि जिन मीन्स की हम ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के अंदर बात कर रहे हैं, क्या उन मीन्स को अचीव करने के लिए हम इंटरवेंशन डिज़ाइन कर सकते हैं या कम्युनिटी के अंदर इंटरवीन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब जो चीज़ें किसी भी डेवलपमेंट एक्टर के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी भी प्रोजेक्ट की रीच से बाहर होती हैं तो उनको हम अल्टरनेट एनालिसिस में देखते हैं कि हम इन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम ये जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, अगर इसी को देखा जाए तो इसमें जो एक ऑब्जेक्टिव हमारे पास आ रहा है कि जियोग्राफिकल लोकेशंस ऑफ द एरिया, फिर लेस एक्सपोजर टू मल्टीपल हैज़र्ड्स। अब ये ऐसी चीज़ है कि ये जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से वो जो कम्युनिटीज़ हैं या पर्टिकुलर एरिया है वो डिज़ास्टर्स की वजह से एक्सपोज है। तो अब जियोग्राफिक लोकेशन किसी भी एरिया को चेंज करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से हम इस ऑब्जेक्टिव को ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये ऐसा काम है कि जो हम अपने किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर सरअंजाम नहीं दे सकते तो हम इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं और रिमेनिंग 3 ऑब्जेक्टिव्स को, जिनमें इन्हांस कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस है, मोर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस है और इम्प्रूव्ड फिज़िकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको हम कंटिन्यू करते हुए अपना जो प्रोजेक्ट है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और उसके जो मीन्स हैं, ये सब मीन्स एकमुलेट होंगे तो हमें एक कोर ऑब्जेक्टिव बनेगा और कोर ऑब्जेक्टिव्स के बाद जो एंड्स होंगे, जब वो एकमुलेट होंगे, वो हमारे प्रपोज्ड प्रोजेक्ट की आउटकम बनेगी। तो अगर हम इस आज के डिस्कशन को देखें तो पहले सेशंस के अंदर हमने प्रॉब्लम एनालिसिस के पे बात की, सिचुएशन एनालिसिस पे बात की। उसी प्रॉब्लम एनालिसिस को और उसी सिचुएशन एनालिसिस को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये ऑब्जेक्टिव एनालिसिस किया या ऑब्जेक्टिव ट्री को डिज़ाइन किया। अब जो भी हम इस रिसर्च मेथडोलॉजीज़ के इस
मॉड्यूल के अंदर चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। कि सबसे पहले हमने ये देखा कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर सिचुएशन क्या है और क्या सिचुएशन वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद हमने प्रॉब्लम्स को देखा कि प्रॉब्लम्स कौन सी हैं और उन प्रॉब्लम्स की काजेज़ क्या हैं और उन प्रॉब्लम्स के लोगों के ऊपर या कम्युनिटीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अब हमने डिटेल के साथ ऑब्जेक्टिव एनालिसिस को देखा कि उन्हीं प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह हम अपने ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन कर सकते हैं, कौन से मीन्स हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कौन से ऐसे एंड्स हैं या ऐसे आउटकम्स हैं जिनको अचीव करने के लिए हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर इंटरवीन कर सकते हैं। तो अगर हम आज की इस डिस्कशन को कंक्लूड करें तो इस आज की डिस्कशन के अंदर जो चीज़ें शामिल थी, सबसे पहले हमने ये बात की कि डिसीजन एनालिसिस होता क्या है, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होता क्या है या मल्टी ऑब्जेक्टिव डिसीजन एनालिसिस होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, कौन से ऐसे मीन्स होते हैं जो हमारे कोर ऑब्जेक्टिव की तरफ लीड करते हैं या कौन सी ऐसे एंड्स होते हैं जो हमारे कोर आउटकम की तरफ लीड करते हैं। तो हमने एक सैम्पल ऑब्जेक्टिव एनालिसिस भी डिस्प्ले किया इस डिस्कशन के दौरान और एक सैम्पल अल्टरनेट एनालिसिस भी डिस्प्ले किया ताकि सब साथियों को ऑब्जेक्टिव एनालिसिस को, डिसीजन एनालिसिस को या मल्टी ऑब्जेक्टिव डिसीजन एनालिसिस को समझने में मदद मिले। शुक्रिया।